ये सच्ची घटना 1823 में अमेरिका के जंगलों में घटित हुई थी। इस कहानी में दिखाया गया है कि किस तरह जंगली जानवरों का शिकार करने वाले और उनकी खालों का व्यापार करने वाले ह्यूज ग्लास अपने साथियों द्वारा जंगल में छोड़ दिया जाता है। उसे एक जंगली भालू जख्मी कर देता है और उसके बाद किस तरह वो अपनी सर्वाइवलहुड की लड़ाई लड़ते हुए वापस अपने कैंप पहुंचने की कोशिश करता है। इस कहानी में, इस फिल्म में मेन लीड रोल में लियोनार्दो दी कार्पियो को इस मूवी के लिए ऑस्कर अवार्ड से नवाजा जा चुका है। फिल्म की कहानी बहुत ही सराहनीय है और पिक्चराइजेशन बहुत ही अच्छा किया गया है। मूवी जंग प्रेजेंट्स रेवेनेंट। ये कहानी शुरू होती है सन 1823 से। यहाँ ये दिखाते हैं कि जंगल में एक शिकारियों का समूह है जिसमें ये लोग जानवरों का शिकार करके उनकी खालों को बेचकर उसका व्यापार करते हैं। और इसी समूह के एक व्यक्ति का नाम ह्यूज ग्लास है और उसका एक बेटा हॉक। जब ये लोग जंगल में शिकार करने के बाद खालों को समेट रहे होते हैं तो उनके ऊपर एक आदिवासी कबीला हमला कर देता है और भयानक लड़ाई में इनके बहुत सारे साथियों को मार देता है। यह आदिवासी कबीला हमला इसलिए करता है क्योंकि कबीले के सरदार की बेटी को किसी ने अगवा कर लिया। अब इनके बहुत सारे लोगों को मार दिया गया होता है और मात्र 10 लोग बचे हैं और ये 10 के 10 लोग वहां से अपनी नाव के जरिए बच निकलते हैं। लेकिन खतरा भी टला नहीं क्योंकि ये सब जानते हैं कि पूरा इलाका उन्हीं आदिवासियों का है और नदी में चलती उनकी नाव को वो लोग सब देख रहे होंगे और वो लोग कभी भी कहीं से भी उन पर हमला कर सकते हैं। अब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और उनका कैप्टन ग्लास से पूछता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। ग्लास बोलता है कि हमें इस नाव को छोड़कर जमीन के रास्ते चलना चाहिए। लेकिन ग्लास की इस बात पर इसी समूह का एक आदमी विरोध करता है और कहता है कि जमीन से हम जाएंगे तो आदिवासी उन तक जल्दी पहुंच जाएंगे और उन्हें मार देंगे। जमीन का रास्ता बहुत लंबा है, हमें घर पहुंचने में कई हफ्ते लग जाएंगे। लेकिन कैप्टन बोलता है कि इस इलाके को ग्लास से बेहतर कोई नहीं जानता, तो अब उसकी जिम्मेदारी है कि वो हमें घर सुरक्षित पहुंचाए। और वो यह तय करते हैं कि अब जमीन के रास्ते जाएंगे। वो सारे अपनी नाव से उतर जाते हैं और नाव को पानी में खुला छोड़ देते हैं ताकि आदिवासियों को नाव बहुत आगे मिले और तब तक वो लोग उनकी नजरों से काफी दूर चले जाएं। उतरने के बाद वो अपनी सारी खालें पत्थरों के पीछे छुपा देते हैं ताकि भविष्य में कभी वहां दोबारा आए तो छुपाई हुई खालें उन्हें वापस मिल पाएं। और अब ये सभी लोग जंगल के रास्ते चलना शुरू कर देते हैं। यहाँ इनके लिए एक और मुसीबत पैदा होने वाली है क्योंकि ठंड का मौसम आने वाला है और इन्हें ठंड और बर्फबारी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इनके पास अब कोई चारा नहीं है, इसलिए यह सब उस ठंड का मुकाबला करने के लिए तैयार है। और अब ये सब घने जंगल के रास्ते चलना शुरू करते हैं। रात होती है और वह सब जंगल में ही सो जाते हैं। अगली सुबह ये दिखाते हैं कि इनका नाव छोड़ने का फैसला बिल्कुल सही था। आदिवासी इनकी नाव तक पहुंच जाते हैं। आदिवासी देखते हैं कि नाव में कोई नहीं। वो समझ जाते हैं कि वो लोग पैदल जंगल के रास्ते घर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी एक आदिवासी बाकी आदिवासियों को बताता है कि उनके पैरों के निशान उत्तर दिशा की ओर इशारा कर रहे हैं। तब आदिवासी भी उत्तर दिशा में उनके पीछे जाने का निश्चय करते हैं। अब आदिवासी इनके पीछे हैं जो इन्हें मारना चाहते हैं और ये लगातार उत्तर की ओर बढ़ते चले जाते हैं। पूरा दिन पैदल चलने के बाद रात को एक जगह ये अपना डेरा जमा लेते हैं। सुबह सबसे पहले ग्लास उठ जाता है। वो अपनी बंदूक उठाता है और जंगल में टहलने के लिए निकल जाता है। तभी उसे लगता है कि उसके आसपास कोई है और ग्लास एकदम से सतर्क हो जाता है और उसे सामने भालू के कुछ बच्चे नजर आते हैं। उससे पहले कि ग्लास वहां से निकल पाता, एक भालू उस पे हमला कर देता है। ग्लास की बंदूक गिर जाती है और भालू उसे बुरी तरह से जख्मी कर देता है। भालू उससे थोड़ा दूर जाता है और ग्लास बड़ी मुश्किल से अपनी बंदूक को उठा लेता है। लेकिन भालू एक बार फिर ग्लास पे हमला करता है। लेकिन इस बार हमले से पहले ग्लास भालू को गोली मार देता है। भालू बहुत शक्तिशाली है, इसलिए उसे इस गोली का ज्यादा असर नहीं होता। लेकिन अब वो ग्लास को लगभग अधमरा कर देता है और एक बार ग्लास में कोई हलचल ना देख भालू उससे दूर चला जाता है। ग्लास के पास एक चाकू होता है। वो बड़ी मुश्किल से उस चाकू को निकालता है। हालांकि भालू भी अब थोड़ा सा लड़खड़ा रहा था, लेकिन तीसरी बार वो ग्लास पर हमला करता है। तब ग्लास भी लगातार उसे चाकू से मार रहा होता है। दोनों
एक ढलान से लुढ़कते हुए नीचे गिरते हैं और भालू भी गिलास के ऊपर आकर गिर जाता है। भालू मर चुका है और गिलास भी लगभग मर ही चुका होता है, क्योंकि भालू ने उसे बुरी तरह से जख्मी कर दिया होता है और उसका गला बुरी तरह से फाड़ दिया था। अब गिलास दर्द से बड़ी जोर जोर से चिल्ला रहा था और तड़फ रहा था। तभी गिलास के साथी उसे ढूंढते हुए वहां आते हैं। वो देखते हैं कि भालू उसके ऊपर गिरा हुआ है। बड़ी मुश्किल से वो भालू को उसके ऊपर से उठाते हैं, गिलास को अपने साथ ले जाते हैं। अब उनमें से एक आदमी गिलास का गला सिलता है। उसका गला बुरी तरह से फट चुका है, शरीर पर और भी बहुत गहरे गहरे घाव हैं और उसका एक पैर भी टूट चुका है, यानी कि अब वो चल नहीं सकता। उन लोगों का ये मानना है कि गिलास 1 या 2 घंटे जिंदा रह पाएगा। दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि जो आदिवासी इन्हें मारना चाहते हैं उनके पास इनकी बहुत सारी खालें होती हैं। उन खालों के बदले वो कुछ जानकर फ्रांसीसियों से बंदूकें और घोड़े ले लेते हैं। इससे पहले वो आदिवासी इन पर तीर और भालों से हमला करते थे, लेकिन अब उनके पास घोड़े और बंदूकें हैं, तो इनकी जान को और भी ज्यादा खतरा है। एक लकड़ी का स्ट्रेचर बनाते हैं, गिलास को उसके ऊपर रखते हैं और आगे का सफर शुरू करते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे का रास्ता बिल्कुल चढ़ाई वाला होता है। गिलास को लेकर उस चढ़ाई को चढ़ना लगभग नामुमकिन है। तभी इनका जो कैप्टन होता है वो अपने एक आदमी को बोलता है कि गिलास के मुंह पर कपड़ा रखो। दरअसल वो गिलास को गोली मारने वाला होता है, क्योंकि उसको लगता है कि गिलास अब बचने वाला नहीं और तड़फ रहा है। उसे यहाँ से बाहर ले जाना लगभग नामुमकिन है। तभी गिलास का बेटा कहता है कि ऐसा मत करो। कैप्टन को उस पर दया आ जाती है, क्योंकि गिलास की वजह से ही वो सभी अभी तक जीवित बचे हुए हैं। वो अपने आदमियों से बोलता है कि जो भी गिलास के साथ यहाँ रुकेगा उसे रॉकी माउंटेन फर कंपनी की तरफ से $70 दिए जाएंगे, क्योंकि गिलास ने उन सब की मदद की होती है। वो चाहते हैं कि गिलास को नेचुरल डेथ मिले और जब गिलास मर जाए तब उसका अंतिम संस्कार करके ये लोग भी वापस आ जाएं। गिलास का बेटा कहता है कि मैं रुकूंगा। तभी एक और लड़का जिसका नाम जिम है कहता है कि मैं भी रुकूंगा, चाहे $70 मिले या ना मिले। अब इन्हीं में से एक आदमी होता है जिसका नाम फिट्स था। वो कैप्टन को बोलता है कि $70 बहुत कम है। कैप्टन बोलता है ठीक है, $70 की जगह तुम $100 ले लेना। तभी गिलास का बेटा और दूसरा लड़का जिम वो कहते हैं कि हमारे डॉलर्स भी तुम ही रख लेना। और फिट्स कहता है कि $300 काफी है, इससे वो अपना घर खरीद सकता है और वो भी इनके साथ वहाँ रुकने के लिए तैयार हो जाता है। अब ये 3 और गिलास यहाँ रुक जाते हैं और बाकी सारे आगे निकल जाते हैं। गिलास की हालत बहुत खराब है। फिट्स को लगता है कि यह 1-2 दिन में मर जाएगा, लेकिन गिलास जिंदा रहता है। एक शाम को जब गिलास अकेला होता है तो फिट्स कहता है तुम मरते क्यों नहीं? तुम्हारे कारण हम सबकी जान चली जाएगी। अपनी जान देकर तुम अपने बेटे की और हम सबकी जान बचा सकते हो, क्योंकि आदिवासी अगर यहाँ आ गए तो वो हम सबको मार देंगे और अब मैं तुम्हारी नाक और मुंह बंद करने वाला हूँ। अपनी आंखें झपकाओ और मुझे ये करने की अनुमति दो। लेकिन गिलास अपनी आंखें नहीं झपकाता। फिट्स बोलता है कि तुम्हें आंखें झपकाने की कोई जरूरत नहीं। इसके बाद वो उसकी नाक और मुंह बंद कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है। गिलास मर रहा होता है और तड़फ रहा है। तभी गिलास का बेटा पीछे से आकर बंदूक के पिछले हिस्से से फिट्स को बहुत जोर से मारता है। फिट्स उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। गिलास का बेटा उसकी तरफ बंदूक तान देता है, लेकिन फिट्स उससे बंदूक छीन लेता है और अपने चाकू से गिलास के बेटे को मार देता है। गिलास का गला बुरी तरह से कटा हुआ होता है, इसलिए वो चिल्ला भी नहीं सकता और उसका टूटा हुआ पैर और अधमरी हालत में वो अपने बेटे की मदद नहीं कर सकता। वो सिर्फ अपने बेटे को मरता हुआ देखता है और उसके बेटे को उठाकर फिट्स एक ढलान के नीचे छुपा देता है, ताकि जब वो तीसरा लड़का वहाँ आए तो उसे वो ना देख पाए। और वो लड़का वहाँ आता है तब गिलास उसे नहीं बता पाता कि इसने मेरे बेटे को मारा है, क्योंकि उसके मुंह से आवाज नहीं निकल सकती। अब रात होती है तब फिट्स और ब्रीजर सो जाते हैं। सुबह फिट्स ब्रीजर के कान में कहता है कि यहाँ से लगभग थोड़ी दूर 30 आदिवासी हैं और वो इसी तरफ आ रहे हैं। इस बात से ब्रीजर डर जाता है और वो बोलता है कि हॉक कहाँ है। फिट्स कहता है कि अगर वो जिंदा हुआ तो ढूंढ लेगा। वो लड़का कहता है कि गिलास जिंदा है, हमने कैप्टन से वादा किया था कि गिलास के मरने के बाद हम उसका अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज से करेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे। यह सुनने के बाद फिट्स गिलास को बुरी तरह से खींचता है। उसके शरीर पे बुरी तरह से घाव होने के कारण वो तड़फते हुए चिल्ला रहा होता है। फिट्स ने सामने एक गड्ढा किया होता है और उसे उस गड्ढे में
गिराकर ऊपर से मिट्टी डालना शुरू कर देता है। वो लड़का कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। फिट्स कहता है कि आज नहीं तो कल ये मर ही जाएगा, और जैसा कि हमने वादा किया था कि इसका अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज से किया जाएगा, तो मैं इसके ऊपर मिट्टी डाल रहा हूँ। और उसके ऊपर थोड़ी मिट्टी डाल देता है और वहाँ से चला जाता है। लड़के को कहता है कि तुम भी जल्दी आ जाओ। हालांकि वो लड़का नहीं जाना चाहता, लेकिन उसे अपनी जान का भी खतरा है और वो गिलास के ऊपर अपनी बोतल रख वहां से निकल जाता है। उसे नहीं पता कि फिट्स उसे झूठ बोल रहा था। आसपास कोई आदिवासी नहीं था और मरने वाला है। गिलास बहुत देर तक उसी जगह पर जहां वो उसे दफनाकर चले गए हैं अधमरी हालत में लेटा रहता है। और फिर वो पूरी हिम्मत जुटाता है और रगड़ते रगड़ते उस जगह पर जाता है जहां उसके बेटे की लाश पड़ी है, और वो अपने बेटे की लाश पर सिर रखकर कई घंटे तक लेटा रहता है। फिर उसे भूख लगती है। वो रगड़ते हुए एक कंकाल के पास जाता है और उससे हड्डी तोड़ता है। उसमें सूखा हुआ मांस होता है और वो उस मांस को खाने की कोशिश करता है। और फिर रेंगता हुआ रगड़ता हुआ एक पहाड़ी की शोर पर जाता है और वो देखता है कि नीचे एक नदी है। बड़ी मुश्किल से वो उस तरफ रेंगते हुए उस नदी के किनारे पहुंच जाता है। हमले के कारण बुरी तरह से कटी हुई होती है। अब गिलास के पास आग जलाने के लिए कुछ बारूद होता है। वो थोड़ा सा बारूद अपनी गर्दन के घाव पर डाल देता है और आग जलाकर आग की चिंगारी से गर्दन पर आग लगाता है, जिससे बारूद जलकर एक चिंगारी पैदा होती है और उस चिंगारी से उसकी गर्दन जल जाती है। और वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि जलने के बाद जो उसका घाव फटा हुआ होता है वो चिपक जाए, और जैसे उसमें आग लगती है उसे बहुत बुरी तरह से दर्द होता है और वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद गिलास कई दिनों तक उसी नदी के किनारे रहता है और वो पानी पीकर घास खाकर अपने आप को जिंदा रखता है। और एक दिन वो आदिवासी उसी नदी के किनारे आ जाते हैं और इससे पहले कि वो गिलास को मार पाते, गिलास नदी में कूद जाता है और तैरता हुआ बहता हुआ एक दूसरे किनारे से निकलता है। अब गिलास इसी नदी के किनारे कुछ दिन रहता है। अब तक उसके घाव भी भर चुके हैं और वो लकड़ी के सहारे थोड़ा बहुत चल भी सकता है। हालांकि नदी के किनारे होने के कारण उसके लिए पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन खाना अभी भी उसको भरपेट नहीं मिल पाता। कभी कभी वो एक आदि मछली पकड़ लेता है जिससे कि वो सिर्फ अपने आप को जिंदा रख सकता है। अब एक रात को जब वो सो रहा होता है तभी उसे आग की कुछ लपटें दिखाई देती हैं। अब वो उस तरफ जाता है तो वहाँ एक आदमी ने बहुत बड़ा शिकार किया होता है और वो उसे खा रहा होता है। जब वो गिलास को देखता है तो अपने तीर और कमान उसकी तरफ तान देता है और उसे मारने वाला होता है कि गिलास कहता है कि मुझे खाना चाहिए। हालांकि वो बोल नहीं सकता, लेकिन इशारे से उसे समझाता है कि मुझे खाना चाहिए और मेरी जो हालत है वो एक जंगली भालू ने की है और मेरे लोगों ने मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया और उन्होंने मेरे बेटे को भी मार दिया है। और ये जो आदमी होता है इसके भी पूरे परिवार को और गांव को लोगों ने मार दिया होता है और उन्हें जला दिया होता है। वो गिलास को खाने के लिए देता है और कहता है कि मेरे साथ ट्रैवल कर सकते हो, और इसके बाद वो दोनों आगे का सफर एक साथ तय करते हैं। इस आदमी के पास घोड़ा भी होता है, इसलिए इनका सफर आसान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ फिट्स और वो लड़का वापस जा रहे होते हैं और तब फिट्स की बातों से फ्रीजर को शक होता है कि वहाँ कोई आदिवासी नहीं था। फिट्स ने यह झूठ बोला था क्योंकि वो अपनी जान बचा सके और वहाँ से जल्दी निकल सके। वो उसका विरोध करता है, लेकिन फिट्स उसे अपनी बातों में फंसाकर आगे के सफर पर ले जाता है। जब वो आगे जाते हैं तो एक गांव से होकर गुजरते हैं। इस गांव को किसी ने पूरी तरह से तबाह कर दिया होता है। वहां के सारे लोगों को मार दिया होता है, लेकिन इन्हें वहां से 2 घोड़े मिल जाते हैं और इन घोड़ों पे सवार होकर वो वहां पहुंच जाते हैं जहां उन्हें पहुंचना था। लेकिन उस लड़के को वहां एंटर होने से पहले फिट्स बोलता है कि उन्हें कभी भी सच मत बताना, अगर उन्हें सच पता चला तो वो हमें सूली पर चढ़ा देंगे। और फिट्स और वो लड़का कैप्टन के पास जाते हैं। उनकी टीम इनसे पहले वहां पहुंच चुकी होती है। जब वो कैप्टन के पास जाते हैं तो कैप्टन अपने वादे के मुताबिक उन्हें $100 देता है, लेकिन वो लड़का बिना पैसे लिए वहां से चला जाता। फिट्स बोलता है कि सफर के दौरान जो कुछ हुआ उससे यह सदमे में है, इसलिए ऐसा रिएक्ट कर रहा है, और इसके पैसे भी फिट्स ले लेता है और वहां से निकल जाता है। दरअसल उस लड़के को कहीं ना कहीं दिल में गिल्ट होता है कि उन्होंने जो किया वो सही नहीं किया और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और दूसरी तरफ गिलास उस आदमी के साथ आगे का सफर तय कर रहा होता है। तभी बर्फ का तूफान शुरू हो जाता है। गिलास बीमार है, उसके घाव सड़ रहे हैं तो वो बेहोश हो जाता है।
इसके बाद वो आदमी ग्लास के लिए लकड़ी का एक झोंपड़ा बनाता है, ग्लास के सारे कपड़े उतार देता है और उस झोंपड़े के अंदर उसे रख देता है और चारों तरफ से उसे ढक देता है और सामने आग जला देता है ताकि उसको गर्मी मिल सके। ग्लास जब सुबह उठता है तो वो देखता है कि वो आदमी कहीं भी नहीं होता। जब वो थोड़ी सी आगे बढ़ जाता है तो देखता है कि किसी ने उस आदमी को फांसी लगाकर पेट पर लटका दिया था। यह फ्रांसीसी लोगों का काम होता है। ग्लास उसके घोड़े ग्लास उनके घोड़ों तक पहुंचता है। वहां एक फ्रांसीसी एक लड़की के साथ रेप कर रहा होता है। ग्लास उस लड़की को उस व्यक्ति से बचाता है और अपने घोड़े को लेकर कुछ लोगों को गोली मारकर वहां से भाग जाता है। वहां से भागने के बाद ग्लास रात पेड़ के नीचे गुजारता है। जब सुबह होती है वो देखता है कि वो आदिवासी उस तक पहुंचने ही वाले हैं। वो एक दो आदिवासियों को गोली मारता है और घोड़े पर बैठकर भाग जाता है, लेकिन अब आदिवासी उनके पास भी घोड़े होते हैं और उसका पीछा करते हैं और सामने एक पहाड़ होता है और नीचे एक खाई होती है। अब ग्लास रुक नहीं सकता क्योंकि उसके रुकने पर आदिवासी उसे गोली मार देंगे। इसलिए ग्लास घोड़े के साथ उस खाई में गिर जाता है और नीचे पेड़ों से टकराते हुए सीधा बर्फ पे गिरते हैं। घोड़ा गिरने के बाद मर जाता है, लेकिन ग्लास अभी भी जिंदा है। लेकिन भले ही इस पहाड़ से गिरकर वो मरा नहीं, लेकिन वो ठंड से नहीं बच सकता क्योंकि अब जिस भालू की खाल को ओढ़कर वो अब तक बचा हुआ था, वो खाल अब वहीं छूट जाती है और ठंड से बचने के लिए वो घोड़े के पेट को काटता है, उसके अंदर से सारा माल बाहर निकालता है और रात को घोड़े के शरीर में छुप कर सो जाता है क्योंकि वो जानता है कि अगर वो बाहर रहा तो ठंड के कारण मर जाएगा। वो किसी तरह सारी रात उस घोड़े के अंदर काटता है। सुबह वो उठता है और अपनी आगे का सफर तय करता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जहां पे ग्लास को पहुंचना होता है, जहां फिट्स वो लड़का और काफी सारे लोग पहुंच चुके हैं, वहां पर एक फ्रेंच सर्वाइवर आता है और वो उनसे आसरा मांगता है। यहाँ के लोग बदले में उससे कुछ पैसे मांगते हैं। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं होते तो वो उन्हें कुछ पैसे देता है और साथ में एक बोतल देता है और ये वही बोतल होती है जो व्रीजर ग्लास को उस जगह छोड़ते हुए उसके ऊपर रख कर आ गया था। व्रीजर को ये लगता है कि ग्लास तो शायद मर चुका है, लेकिन उसका बेटा हॉक जरूर जिंदा है। उसे लगता है कि ये हॉक की बोतल है और वो उस आदमी से पूछते हैं कि तुम्हें ये बोतल कहाँ मिली, और वो कहता है कि यहाँ से 30 मील दूर किसी आदमी की गिर गई थी और मैंने उठा ली। अब व्रीजर और कुछ लोग हॉक यानी कि ग्लास के बेटे को ढूंढने जाते हैं क्योंकि व्रीजर को नहीं पता होता कि उसे तो फिट्स ने मार दिया होता है, लेकिन फिट्स समझ जाता है कि हो ना हो अभी भी ग्लास जिंदा है। अब कैप्टन व्रीजर और कुछ लोग उस जगह जाते हैं जहाँ पर बोतल मिली थी, तो वहाँ पर उन्हें ग्लास मिलता है। ग्लास को देखकर कैप्टन एकदम से शॉक्ड हो जाता है क्योंकि व्रीजर ने और फिट्स ने ये बोला था कि ग्लास मर चुका है। ग्लास को देखते ही कैप्टन बोलता है कि व्रीजर को अरेस्ट कर लो और वो गुस्से से कैंप में वापस आता है और फिट्स को ढूंढता है, लेकिन फिट्स वहाँ पर नहीं मिलता। अब वो फिट्स को चारों तरफ ढूंढते हैं लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता और जब वो अपने कमरे में आता है तो देखता है कि फिट्स उसकी तिजोरी का सारा पैसा लेकर भाग गया है। और तो अब कैप्टन ये तय करता है कि वो फिट्स को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाएगा क्योंकि उसने ग्लास के बेटे का मर्डर किया था और उसने पैसा भी चोरी किया है। लेकिन ग्लास बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा और साथ में ग्लास ये भी बता देता है कि व्रीजर को मेरे बेटे के खून के बारे में कुछ नहीं पता। फिट्स ने उसे भी झूठ बोला था और अब ग्लास और कैप्टन फिट्स की तलाश में निकल पड़ते हैं। दरअसल वो उसके घोड़े के पैरों के निशानों को फॉलो कर रहे होते हैं। बहुत आगे जाने के बाद उसके घोड़े के पैरों के निशान खत्म हो जाते हैं। वहां से उन दोनों को अलग होना पड़ता है। जब कैप्टन उसे ढूंढ रहा होता है तो फिट्स एक बड़े से पत्थर के पीछे से निकलता है और उसे अपनी गन पॉइंट पे ले लेता है। कैप्टन उसे बोलता है कि तुम्हारे ऊपर खून का इल्जाम है, तुम मेरे साथ वापस चलो, लेकिन वो नहीं मानता और वहां पर वो कैप्टन को गोली मार देता है। गोली की आवाज सुनकर उस तरफ ग्लास आता है। ग्लास देखता है कि वहां पर कैप्टन की लाश पड़ी होती है और उसके आसपास कोई नहीं होता। इसके बाद ग्लास लकड़ी की बड़ी सी टहनी तोड़ता है और उसे वो कैप्टन की पीठ पर लगा देता है ताकि कैप्टन की पीठ सीधी हो जाए और उसे घोड़े पर बिठा देता है और खुद पीछे वाले घोड़े पर लाश की तरह लेट जाता है ताकि फिट्स को ये लगे कि आगे वाले घोड़े पे ग्लास है और पीछे वाले घोड़े पे कैप्टन की लाश है। होता भी ऐसे ही है। उन घोड़ों को देखकर फिट्स को लगता है कि आगे वाले घोड़े पर ग्लास है और जो पीछे लेटा हुआ है वो कैप्टन की लाश है और वो आगे वाले आदमी पर गोली चला देता है और गोली लगने के बाद
वो गिर जाता है। फिट्स को लगता है कि अब ग्लास भी मर चुका है, इसलिए वो धीरे धीरे लाश की तरफ आता है और जब वो उस जगह पहुंचता है और लाश को पलटता है जिसे वो ग्लास की लाश समझ रहा था, वो देखता है वो कैप्टन की लाश है। तभी ग्लास पीछे वाले घोड़े से उठकर उस पर गोलियां चलाता है। एक गोली फिट्स के कंधे पर लगती है, लेकिन वो वहां से भागने में कामयाब हो जाता है और ग्लास उसका पीछा करता है। पीछा करते करते वो एक नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। यहाँ पर उन दोनों के बीच बहुत लड़ाई होती है और वो दोनों ही जख्मी हो जाते हैं और तभी वो देखते हैं कि नदी के उस पार आदिवासी आ जाते हैं जो इन लोगों को मारना चाहते हैं और अब ग्लास फिट्स को मारने वाला होता है और तभी उसे उस आदमी की याद आती है जिसने उसे खाने के लिए मांस दिया था और जो उसे अपने घोड़े पर बिठाकर अपने साथ ले गया था। उसने एक बार ग्लास को ये कहा था कि प्रतिशोध लेना भगवान के हाथों में होता है, ना कि इंसान के हाथों में, और इसलिए ग्लास उसे नदी में छोड़ देता है। नदी में बहते हुए फिट्स दूसरी तरफ पहुंच जाता है जहां वो आदिवासी उसे पकड़कर मार देते हैं और इसके बाद वो नदी पार करते ग्लास की तरफ आते हैं, पर उसे नहीं मारते क्योंकि उनको उनकी बेटी मिल गई होती है और ये वही लड़की होती है जिसे कि ग्लास ने फ्रांसीसियों से बचाया था। इसलिए वो ग्लास को वहां छोड़कर आगे चले जाते हैं। तभी ये दिखाया जाता है कि ग्लास बुरी तरह से जख्मी है। वो आसमान की तरफ देखता है, उसे अपनी पत्नी की छवि वहां दिखाई देती है। उसकी आंखों में आंसू है और वहां बैठा है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।